नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट जयश्री मिश्रा और आज हम बात करेंगे दो स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स स्पिरिट की जो हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं। व्हेन डेडिकेशन मीट्स डिटर्मिनेशन और पैशन टर्न्स इनटू परफॉर्मेंस, तभी चैंपियंस पैदा होते हैं। और आज इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स टाइम में हमारे पास दो ऐसे चैंपियन हैं जिन्होंने अपने अपने स्थान पर अलग मुकाम और उपलब्धियां हासिल की हैं। इन दोनों का परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हरियाणा स्पोर्ट्स में वरिष्ठ पत्रकार हैं, भीष्म पितामह कहे जाते हैं हरियाणा में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के। और उनके साथ एक और जो अहम बात और करियर की जो अहम जानकारी जुड़ी हुई है वो ये कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं, इंटरनेशनल रोलर स्केटर रहे हैं। और उनका नाम जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं सौरभ दुग्गल जी। वेलकम टू आवर स्टूडियो सौरभ जी। थैंक यू वेरी मच मैम। और दूसरे चैंपियन जो हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है और रोलर स्केटर रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं और अब धीरे धीरे कोचिंग की ओर बढ़ चुके हैं। यानी दोनों ही चैंपियन हैं, दोनों ने ही अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया था, लेकिन आगे जाकर थोड़ी थोड़ी राहें दोनों की जुदा हो गई हैं। गौरव रहेजा जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। हम शुरुआत करेंगे अपने इस स्पोर्ट्स टाइम की। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स स्पिरिट बेहद ज़रूरी होती है और वो आती है अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन से, और डिटर्मिनेशन के साथ डिसिप्लिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दूरदर्शन में आके सौरभ जी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो दूरदर्शन का कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दूरदर्शन उस जगह तक पहुंचता है जहां पर जो हमारे लार्जली स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं, क्योंकि रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ से इंडिया को मैक्सिमम जो है प्लेयर्स मिलते हैं। अगर हम एलीट स्पोर्ट्स की बात ना करें, अर्बन स्पोर्ट्स की ना बात करें, तो उन प्लेयर्स को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो दूरदर्शन करती है। और जो गौरव रहेजा हैं, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी हासिल हुई है खेलो इंडिया के द्वारा। तो ले में इवेंट हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और वो भी ले से कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में पहुंचाने का काम जो है वो दूरदर्शन ने किया है। आप भी इंटरनेशनल रोलर स्केटर रहे हैं और जिस दौरान आपने रोलर स्केट्स शुरू किया था खेलना, उस वक्त एकदम शुरुआती दौर था। और चूंकि शुरुआती दौर था और आप जो है हॉकी टीम के उस वक्त के कप्तान भी रहे थे, तो वो अनुभव आपका कैसा था, वो हमारे साथ साझा करें। जब मैंने रोलर स्केटिंग स्टार्ट की थी वो लेट 80s में की थी, और मेरा पहला नेशनल 94 में था। तो उस समय रोलर स्केटिंग को बहुत ही कम स्पेस मिलता था मीडिया में। तो मैं जर्नलिस्ट से जाके रिक्वेस्ट करता था कि आप स्केटिंग के बारे में लिखें, मेरे बारे में लिखें, और मेरे से जो अच्छे प्लेयर हैं उनको भी कवर करें। तो लेकिन उतनी स्पेस नहीं मिल पाती थी, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली है, तो क्यों ना मैं जो है जर्नलिज्म की तरफ जर्नलिज्म में आ जाऊँ, ताकि मैं स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकूँ। तो मेरा जो है स्पोर्ट्स से स्विच ओवर हुआ एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन मैंने अपनी स्केटिंग कंटिन्यू रखी। और 2007 में मुझे इनलाइन हॉकी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। एशियन चैम्पियनशिप हुई थी कोलकाता में, तो मैं उस टाइम इंडिया का कैप्टन था, और वो पहला समय था जब इंडिया की टीम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट की थी इनलाइन हॉकी में। तो आई वॉज लकी कि मेरे को उसमें इंडिया को लीड करने का मौका मिला जी। और जो गौरव हमारे साथी हैं, ये रोलर हॉकी में सेम टूर्नामेंट में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जी। और अगर हम आपकी बात करें तो सौरभ जी कलम के भी सिपाही हैं, कलम में भी चैंपियन हैं, और इनके द्वारा लिखी एक किताब, एक पुस्तक जो है वो फिल्मों के रूप में सामने आ चुकी है, बेहद फेमस फिल्म रही है। बहरहाल हम उस फिल्म की बात नहीं करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स स्पिरिट की हम लोग बात कर रहे थे। जब आप हॉकी में आए और उसके बाद जब आपने हॉकी के बाद जर्नलिज्म में शिफ्ट किया, तो क्या कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ, और जो जर्नलिज्म की, जो पत्रकारिता की स्पिरिट है, वो किस तरह से अलग है या किस तरह से सेम है? देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन
था, और जब मैं जर्नलिज्म में आया तो वो मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मैं जो स्पोर्ट्स को फॉलो करता था एज अ पैशन, उसी ने मुझे रोज़गार दिया, उसी ने मुझे आइडेंटिटी दी एज अ जर्नलिस्ट। जी। तो मैं बहुत, मेरे लिए ट्रांजिशन बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि जहां आपका जब पैशन जुड़ जाता है किसी चीज़ के साथ तो आपको काफ़ी कंफर्ट मिल जाती है। और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करी, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा लेवलर है, क्योंकि सोसाइटी में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक के लोग, लेकिन जब स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाते हैं तो वो सारे एक हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्पोर्ट्स की स्पिरिट है। गौरव रहेजा, आपसे शुरू करते हैं हम। आइस स्केट, ये एक, चूंकि अब बहुत बड़ा एक मुकाम रहा है, चंडीगढ़ टीम ने एक मुकाम हासिल किया है। एज अ कोच आपने चंडीगढ़ टीम को कोच किया है आइस हॉकी में, कैसा अनुभव रहा? मेंस टीम और विमेन टीम दोनों ने ही पदक हासिल किए हैं खेलो इंडिया में, तो आप उसका अनुभव बताइए और कैसे कोच किया आपने? जी मैम, खेलो इंडिया हमने 2025 में खेलना स्टार्ट किया था। तो हमारे बच्चों के लिए, बॉयज़ गर्ल्स के लिए एक बड़ी ही नई चीज़ थी, क्योंकि हम लोग सब इनलाइन हॉकी के प्लेयर्स थे। तो बट मैंने सोचा कि हम अगर इनलाइन खेल सकते हैं, क्योंकि इनलाइन और आइस और इनलाइन हॉकी के जो स्किल्स हैं दे आर सेम, इक्विपमेंट में सिर्फ स्केट का डिफरेंस है। तो हमने 2025 में अपनी डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स चंडीगढ़ से रिक्वेस्ट करके पहली बार पार्टिसिपेशन करी, और उसमें हम लोग बॉयज़ हमारे 5th पोजीशन पे रहे और गर्ल्स भी 5th पोजीशन पे रही। तो उस साल हमें थोड़ी मोटिवेशन मिली कि चलो हम भी खेल सकते हैं अगर हम एफर्ट करेंगे। तो इस साल अगेन हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस खेलो इंडिया में, और इस बार हमें बेनिफिट क्या रहा, देहरादून आइस हॉकी रिंग का, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बना है। उस आइस हॉकी में हमारे कुछ बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे एशियन अंडर 18 का एशियन कैंप लगा रहे थे और सीनियर लीग खेल रहे थे। तो जो हम इस बार टीम लेके आए उसमें 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी 1 महीने से आइस में रेगुलर थे। तो लगातार आपने जो है वो मेहनत करी है, और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपके जो अब तक की उपलब्धियां रही हैं वो भी साझा कर रहे हैं। किस तरीके से आपने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और इंटरनेशनल गेम्स में आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, नेशनल गेम्स में भी 12 से अधिक बार आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये तमाम जो उपलब्धियां हैं वो हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गौरव, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात हम कर रहे हैं स्केट्स की, आइस हॉकी की बात कर रहे हैं। आप स्केट्स में रहे, उसके बाद आइस हॉकी में जब शिफ्ट किया तो कोच किया आपने, क्या डिफरेंसेस रहा और क्या परेशानियां आपको आई? परेशानियां कुछ ऐसे रही मैम कि हमारा जो आइस का स्केट्स था उसके नीचे ब्लेड आता था, तो बच्चों ने जब ब्रेक यूज़ करते थे तो वो व्हील्स और ब्लेड में टोटली डिफरेंस था। तो हमारे बच्चे बहुत गिरे, थोड़ी जो स्पीड हम लोग अपने यहाँ पे करते थे व्हील्स के साथ, वो स्पीड्स टोटली 10 to 15% रह गई। तो उससे हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। और हमारा प्लस पॉइंट क्या रहा, जो बच्चे हमारे 2025 में खेले थे जी, 80% बच्चे वही 2026 खेलो इंडिया में खेले। ओके। तो उसकी वजह से जो बच्चे ऑलरेडी आइस स्केटिंग कर चुके थे उनको हमने देहरादून कुछ कैंप्स लगवाए। तो एक यही अगला सवाल था मेरा कि चूंकि चंडीगढ़ जो है वो नॉन हिली एरिया है और यहाँ पर आइस हॉकी खेलना ये अपने आप में एक अजीब लगता है कि चंडीगढ़ जैसे प्लेन्स में आइस हॉकी कैसे खेली जा सकती है, तो उसको आपने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो भी जरूर बताइए। ये आपकी एक बात मैं ऐड करूंगा, जब हम मेडल लेके आए तो कितने लोगों को तो ये नहीं पता था कि आइस हॉकी एक गेम भी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इनलाइन हॉकी और क्वाड हॉकी खेलने वाले थे जी। तो मैम वहाँ का जो मेडल जीतना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। लद्दाख को हराना वाज लाइक के आप शेर के मुंह से शिकार निकाल रहे, क्या बात है। क्योंकि वो उनका होम रिंग था और हमारे लिए तो एक खेलो इंडिया में परफॉर्मेंस करना ही बहुत बड़ी बात थी। हमने स्टार्टिंग जिस दिन पहुँचे तो हमने बड़ा क्लियर अपने बच्चों को बोला था कि हम यहाँ परफॉर्म करने आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं है, और ज़ोर लगाओगे तो हम कुछ पाके जाएंगे। तो उसी की वजह से बच्चों ने अपना 100% दिया। जो एज अ कोच मैंने उनको समझाया, उन्होंने उसको 100 भी नहीं 200% समझा और हम इस लेवल तक पहुँचे कि हम मेडल लेके आ सके। जी, और हम अपने दर्शकों से जो आपकी विनिंग टीम रही है मेल और विमेन की मेन टीम जो रही है आइस हॉकी में जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया उसके क्लिप्स भी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। वो देख सकते हैं किस तरीके से इस टीम को आपने कोच किया और उसके बाद ये बड़ी उपलब्धि चंडीगढ़ टीम ने हासिल की है। सबसे पहली बार, ये बहुत अहम है कि पहली बार नॉन हिली एरिया होने के बावजूद चंडीगढ़ की टीम ने इस मुकाम को हासिल किया आइस हॉकी में। मेंस टीम ने भी पदक हासिल किया और विमेन टीम भी पदक विजेता रही, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे दर्शकों की तरफ से भी हमारी तरफ से भी, क्योंकि कोच की मेहनत होती है उसके बाद ही जो है वो रिजल्ट्स आते हैं।
ये तो रही गौरव जी की बात, और अब हम एक बार फिर से सौरभ जी आपसे बात करना चाहेंगे, जो टेक्निकलिटीज़ है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दर्शकों को ये पता नहीं है। आइस हॉकी, रोलर स्केट्स और इनलाइनर, ये 2-3 टर्म्स हैं जो नॉर्मली हम सुनते तो हैं, परंतु हमें इसका डिफरेंस नहीं पता है, इसका एक्चुअली जो अंतर होता है वो क्या है। तो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये अलग होती हैं, आप बताइए सौरभ जी। अगर हम रोलर स्केटिंग की बात करें तो उसमें शब्द ही जो रोलर लग रहा है, तो कि मतलब स्केट्स जो हैं उसमें व्हील्स हैं नहीं। और रोलर हॉकी जो गौरव रहेजा जो है शुरुआती दौर से खेलते रहे और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, एशियन चैंपियनशिप में भी इनके मेडल रहे। तो वो क्वाड्स होता है, उसमें 2 व्हील आगे होते हैं, 2 व्हील पीछे, तो उसको रोलर हॉकी कहते हैं। आप स्केट्स पहन के हॉकी खेलते हैं। और उसके साथ ही फिर नेक्स्ट एक शिफ्टिंग है इनलाइन हॉकी में। तो इनलाइन हॉकी जो है वो रेप्लिका ऑफ आइस हॉकी प्लेड ऑन फ्लोर, और उस पे जो ब्लेड है उसकी जगह आपके पास व्हील्स आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट है, आपने जो गार्ड्स पहने हुए हैं वो सेम वैसे ही रहते हैं जैसे आइस हॉकी में है। क्योंकि आइस हॉकी जो है विंटर ओलंपिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और यूरोपियन देशों में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। कनाडा, अमेरिका में या इवन रशिया में आइस हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ पे जब आइस पे जब वो अपनी समर्स में प्रैक्टिस करते हैं तो वो इनलाइन हॉकी खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं और वो जो है फ्लोर पे करते हैं। तो यही चंडीगढ़ की टीम को एक फायदा रहा। तो जैसे जो मैक्सिमम प्लेयर्स थे वो इनलाइन हॉकी के थे, उसके बाद इन्हें जब इन्होंने शिफ्ट किया आइस हॉकी में, तो टेक्निकली ये लोग साउंड थे बिल्कुल, बट इनको फ्लोर में जाने की जो है दिक्कत रही, क्योंकि जो व्हील की स्पीड है आइस के साथ है, जब आप ब्रेक मार रहे हैं तो आपकी स्पीड कम रह रही है। और जैसे गौरव जी ने भी बताया कि किस तरह के हर्डल्स रहे, तो चंडीगढ़ की टीम के लिए जब वो विंटर खेलो इंडिया में गई तो इनके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को बहुत कुछ था। बिल्कुल सही बात है। और यही कुछ कोच गौरव रहेजा जो हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो खिलाड़ी थे उनको ये समझाया। गौरव जी, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ टीम की, जब इन्होंने जीत हासिल की थी, तो जीत यानी चैंपियन बनना, ये किस पर डिपेंड करता है, बैलेंस या माइंडसेट? दोनों में से क्या चीज़ अहम है? ये मैम कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस और माइंडसेट दोनों का। क्योंकि अगर बच्चे का ब्रेन 100% गेम में है तभी उसकी बॉडी उसका साथ देगी, तभी वो अपनी 100% से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकता है। हमारे बच्चे लद्दाख को हरा के बहुत मोटिवेट थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए तो एक रिश्मा था घर में जाए किसी को हराना। और जब हमारा आर्मी से फाइनल हुआ तो हमने बच्चों को एक ही चीज़ बोली थी कि हम जो पाने आए थे उससे ज़्यादा लेके जा रहे हैं, और अगर अब हम अपना 100% से 110 भी देंगे तो हम इनको रोक सकते हैं। और बच्चे जैसे आइस में 3 क्वार्टर होते हैं 20-20 मिनट्स के जी। तो मेरा एज अ कोच एक ही टारगेट था कि पहले 2 क्वार्टर हम लोग इनको होल्ड करें, ताकि लास्ट क्वार्टर में ये भी सोचें कि हम अटैक नहीं कर पा रहे जी। तो हमारा गोलकीपर उज्जवल और कैप्टन उन्नतवीर, इन दोनों के माइंड सेटअप से हमने 2 क्वार्टर पहले 2-0 पे रोका उनको। और उसके बाद जब हमने आखिरी गेम खत्म होने से 8 मिनट पहले 2-2 कर दिया, तो टीम को लगा कि नहीं अब हम गोल भी जीत सकते हैं जी। तो बट भगवान की कुछ और सोचना था कि सब कुछ एक ही बार में नहीं देना जी, प्रैक्टिस और करिए, धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप्स ही आगे बढ़ा जाता है। तो वही कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, और आपके साथ अब आपकी जो चंडीगढ़ की टीम रही है, और जो चंडीगढ़ की टीम जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन रहा, वो कुछ क्लिप्स हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बेहतरीन टीम रही है और बेहतरीन गेम भी रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पदक हासिल किया। नॉन हिली एरिया होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ टीम ने जो है वो यहाँ पर गेम खेला और पदक हासिल किया। चंडीगढ़ टीम को बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जी कि जब चंडीगढ़ टीम ने खेलो इंडिया में अपना सफर शुरू किया तो लीग स्टेज में जब इनका पहला मैच आर्मी के साथ हुआ, जो फाइनल में ये 3-2 से हारे, तो उस टाइम जो है 1 साइडेड स्कोर था। तो चंडीगढ़ ने जो है, क्योंकि इनके लिए नई जगह थी, नया एटमॉस्फेयर था, आप जो है कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि आपके लिए जो आपके पैरों के नीचे जो स्केट है वो आपको ठीक नहीं था, आपका अपना नहीं था। और चंडीगढ़ की टीम में लगभग 60-70 प्लेयर्स ने जो है रेंटेड इक्विपमेंट लिया। और उन्होंने जब अपना पहला मैच खेला तो हर मैच के बाद इंप्रूवमेंट हुई।
अगर आर्मी के साथ क्या स्कोर रहा आपका पहले उसमें? जी। आर्मी के साथ हमारा जो लीग मैच था इट वाज 10-1। 10-1, तो आप देख सकते हैं 10-1 में बहुत- इट वाज बहुत वन difference, हाँ, साइडेड one sided match। और फाइनल में आप 2-2 पे आके गोल्डन गोल पे 3-2 से हारे हैं। कोई और गौरव जी, अगर माइंडसेट की बात की जाए तो जो चंडीगढ़ टीम की जीत थी उसके बाद जो विनिंग टीम रही है उसके भी हम क्लिप्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जीत हासिल की गई है, विनिंग। गौरव, आप अपना अनुभव बताइए कि उस वक्त जब ये टीम चल रही थी और ये गेम चल रहा था, ये क्लिप्स इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा था? उस वक्त मैम दिमाग 100% गेम में था कि बस काश हम आज फाइनल जीत जाए। हम लोग जब पहुंचे हैं लद्दाख तो चंडीगढ़ वाज द ओनली टीम जो सबसे लेट पहुंची है वहाँ पे। Okay. हाँ, बाकी टीम कोई टीम 16th को पहुंच गई थी, इवेंट 20th को स्टार्ट था। तो हमने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स से रिक्वेस्ट करके जो शेड्यूल था वो 21st तक कराया, तो हम 20th को पहुंचे। हमारा रेस्ट 24 आवर्स भी नहीं हुआ था, तो हमारा पहला मैच जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। तो मेरा टीम को कहना यही था कि हमारी अब आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि हमें रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि लद्दाख एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है। Yes. ऑक्सीजन की भी वहाँ प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पे एक्लिमेटाइज करने के लिए जो है टीम को पहले जाना पड़ता है। तो हमें डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स से कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें बहुत लेट पहुंचना पड़ा वहाँ पे जी। तो हमें 24 आवर्स भी नहीं मिले पहला मैच से पहले। बट हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड थी। एज अ कोच मैं उनको ये समझा रहा था कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम लेट आए, सब कुछ आए, हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला यहाँ पे, तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट। हम लोग अपना पहला मैच जम्मू के अगेंस्ट खेले जी, एंड द स्कोर वाज 5-2। ओके। उस जीत के बाद टीम में बहुत मोटिवेशन आई कि नहीं, अब अगर हम सिर्फ गेम को फोकस करेंगे तो हम इस बार मेडल ला सकते हैं। उसी माइंडसेट के साथ हम अपना नेक्स्ट मैच खेले आर्मी के साथ जी, जो कि एक 10-1 से हम हारे जी। तो बट एज अ कोच मेरी ड्यूटी यही थी कि टीम को पुश करना, मोटिवेट रखें हाँ, टीम को और मोटिवेशन हाई लेवल पे रहे। ये आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया, तभी आज जो है वो चंडीगढ़ टीम नॉन हिली एरिया होने के बावजूद पदक हासिल करके आई है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक अहम सवाल, भारत सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खेलो इंडिया को बहुत प्रमोट कर रही जी है, मैम। तो खेलो इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसका क्या कुछ असर रहा है, और चंडीगढ़ की टीम या चंडीगढ़ में अगर स्पोर्ट्स फैटर्निटी को देखें तो क्या फायदे मिल रहे हैं? मैम जैसे कि ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6th एडिशन था और चंडीगढ़ टीम ने इसमें सेकंड बार पार्टिसिपेट किया है जी। फर्स्ट वाज 2025 एंड सेकंड वाज दिस ईयर ओनली। तो जो इवेंट था इट वाज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों का चंडीगढ़ से आने जाने का फेयर प्लस उनका रहना खाना पीना कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड था, और ये नहीं कि एक नॉर्मल वे में आपको दिया गया। हमारा आना जाना एयर से था ओके। और वहाँ पे बच्चों का 4 to 5 स्टार होटल का स्टे था, प्रॉपर मतलब मेडिकल टीम आपके साथ होती थी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ियों को बहुत, दी गई हैं बहुत। और लगातार इसे इम्प्रूव भी किया जा रहा है ताकि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व है वो आगे आए। और चूंकि ये देख भी रहा है कि आइस हॉकी जो कि बहुत कम सुनने में आती थी, ये हमारी एशिया की तरफ जो है वो गेम्स ये कम सुनने में आते हैं, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन लगातार खिलाड़ियों का हो रहा है। आइस में मैम अभी लास्ट ईयर एशियन गेम्स में एशियन चैंपियनशिप में इंडिया की गर्ल्स का ब्रॉन्ज मेडल आया। अभी कुछ दिन पहले उनको बीबीसी अवार्ड मिला है गर्ल्स की टीम को, और आइस अब थोड़ा सा इम्प्रूव में जा चुकी है, लगातार बढ़ भी रही है आगे। बढ़ रही है। जी, तो सौरभ जी आप बताइए, जिस तरीके से खेलो इंडिया एक पूरे देश में ही चल रहा है और साथ साथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में तो खिलाड़ी जो हैं वो लगातार कोई भी इंटरनेशनल हो गेम्स उसमें हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, पदक विजेता रहे हैं। खेलो इंडिया की वजह से और हरियाणा सरकार की जो स्कीम्स है उसकी वजह से जो सूरत और सीरत दोनों में बदलाव नज़र आ रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? और खेलो इंडिया स्पेशली जो है अगर हम बात करें तो इसकी वजह से देश में जो है किस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है? पहले मैं खेलो इंडिया की बात करूंगा क्योंकि जब हमारा डोमेस्टिक लेवल का कोई टूर्नामेंट होता है, नेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट होता है जी, तो इंटरनेशनल में तो ठीक है, प्लेयर को बाय ईयर वो ट्रैवल कर रहा है क्योंकि दूसरी कंट्री में ट्रैवल हो रहा है, आपको बहुत अच्छी रहने की फैसिलिटी मिल रही है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा प्लेयर रहता है, क्योंकि आपकी अगर रोलर हॉकी की टीम है तो 10 प्लेयर है, आइस हॉकी की टीम है तो 20 प्लेयर की टीम है। लेकिन जब डोमेस्टिक लेवल के टूर्नामेंट में हर टीम जो नेशनल से आ रही है उसको जब एक फैसिलिटी मिल रही है कि आप बाय एयर जाएंगे तो आपको एक साइकोलॉजी जो है आपकी बड़ी बूस्ट होती है, आपको प्राउड मोमेंट होता है कि जो है वो एयर से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है उसकी कि मैं जो गेम खेल रहा हूँ
उसकी एक वर्थ है और मुझे एक benefits हैं। फैसिलिटी मिल रही है। और जब आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि आप एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, अच्छे होटल में रह रहे हैं, और जहां पे आपका इवेंट हो रहा है वहां पे जैम पैक्ड है। अदरवाइज क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट पे ही आपको मिलेगा कि पूरा जो स्टेडियम भरा हुआ है, या जिन पॉकेट्स में फुटबॉल पॉपुलर है या जिन पॉकेट्स में हॉकी पॉपुलर है, उनके स्टेडियम्स में आपको डेफिनेटली भीड़ दिखेगी, और या रूलर स्पोर्ट्स में। लेकिन अगर आइस हॉकी गेम में जब इतनी भीड़, जो चंडीगढ़ का प्लेयर जा रहा है, जब उसको दिख रहा है कि जो परफॉर्म कर रहा है और पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, जी। तो वो एक मेमोरेबल जो है एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस जो है कंट्रीब्यूट करता है उसको एक अच्छा प्लेयर बनाने में, गेम को प्रमोशन में। तो इसमें खेलो इंडिया का बहुत योगदान है। जी। तो हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की जो विमेन टीम है, उस पर एक बार ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे आना एक कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है, और धीरे धीरे जिस तरीके से महिलाओं का वर्चस्व भी बढ़ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वन बाय वन गौरव आप बताइए कि किस तरीके से विमेन टीम जो है उसका स्पिरिट रहा। आपने तो दोनों ही टीमों को कोच किया है। अगर मैम अगर हम बोलें कि बॉयज़ का मेडल भी क्यों आया, उसकी पहली मैं क्रेडिट गर्ल्स को देना चाहूँगा, क्योंकि जिस दिन हमारा लद्दाख से मैच था, उस दिन पहले सुबह गर्ल्स का ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। तो जब हमारी गर्ल्स जीती हिमाचल से, उस मोटिवेशन से हम अगला मैच भी जीते। और गर्ल्स का बहुत क्लियर था, इस बार लास्ट ईयर हम लोग हिमाचल से हारे थे डू और डाई मैच में 2025 में, और इस बार हमारा जो मेडल मैच था इट वाज विद हिमाचल। और ये हम क्लिप्स भी अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो विमेन टीम थी उन्होंने वर्चस्व बनाया वहां, और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही पदक पर भी अपना कब्जा जमाया था। तो ये उस वक्त की जो है वो फुटेज है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन चंडीगढ़ टीम का रहा है। गौरव जी की ओर से तो हमने बात कर ली, अब आप सौरभ जी बताइए किस तरीके से अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सोशली किस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है खेलों के प्रति, स्पेशली और खासतौर से महिलाओं को अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं? जो स्पोर्ट्स है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट में, खासकर इस रीजन की तरफ जो एक जो है फ्यूडल माइंडसेट का रहा है, चाहे हरियाणा, पंजाब, अगर चंडीगढ़ एक अर्बन लैंडस्केप का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए। और जैसे खेलो इंडिया की बात हुई और आपने दूरदर्शन की बात करी और अभी क्लिपिंग्स जो आप दिखा रहे हैं, तो प्लेयर ये अब गौरव इतने समय से खेल रहे हैं, 20-25 साल इनको टॉप लेवल पे हो गया, लेकिन इनके पास शायद अपनी स्केटिंग की बहुत रेयर कोई इनके पास अपनी क्लिप्स होंगी कि लाइव कोई चीज आ रही है। तो जब वुमेन मैच लाइव आया तो जो दूर बैठे लोग देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं अच्छा यार ये वुमेन भी इतना अच्छा खेल रही हैं और ये हमारे इस रीजन की ही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो समाज के लिए एक मैसेज है, और जो पेरेंट्स उस वक्त देख रहे होंगे उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि जब ये बेटियां खेल सकती हैं और पदक जीत सकती हैं तो हमारी बेटियों को भी हम स्पोर्ट्स में जरूर आगे बढ़ाएं और उनको भी अवसर प्रदान करें। और खासकर आइस हॉकी जो कभी क्योंकि ये नॉन हिल स्टेट्स हैं, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे कभी आइस को के दिमाग में क्या आता है कि एक आपके लिए विंटर्स की घूमने की जगह है, हिल डेस्टिनेशन है, आप वहाँ पे वेकेशन में जा सकते हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं ध्यान देते कि वहाँ पे भी आपको कितना पसीना बहाना है। एक ये स्पोर्ट है और बहुत ही टफ स्पोर्ट है, क्योंकि जो आइस हॉकी वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट है और इस पे इंजरी प्रोन भी है, क्योंकि अगर आप ये क्लिप्स देखें तो प्लेयर्स ने जो है पूरा बॉडी में अलग अलग जगह गार्ड्स पहने हुए हैं, क्योंकि इस पे फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये अगला मेरा प्रश्न यही था कि जो आइस हॉकी है उसमें नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं और उसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस हैं नेचुरली, जिसकी वजह से ये गेम जो है थोड़ा सा टफ बन जाता है। गौरव, किस तरीके से आप देखते हैं? मैम, इसको अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जी, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखती है। वो कोई भी टीम है उसको दिन का एक ही मैच देती है लद्दाख जैसी जगह पे, क्योंकि एक मैच खेलने के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का रेस्ट चाहिए ताकि अपने आप को आप दोबारा से उस वेदर के अकॉर्डिंग रेडी करके एक नेक्स्ट मैच खेल सके। आइस में क्या होता है, आइस में इसीलिए जो प्लेयर्स होती है दे आर 20, अगर हम इंग्लैंड की बात करें दे आर 16, आइस में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं दे आर 20, सो डैट हम लोग एक प्लेयर को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि मैच बहुत लंबे होते हैं आइस के, इट इज़ 60 मिनट मैच। बिल्कुल। तो इसीलिए उस एल्टीट्यूड पे खेलना एक प्लेयर के लिए 10 मिनट से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो हमें प्लेयर को चेंज करना बड़ा चैलेंज है। और गौरव एक बार बताइएगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, ग्राउंड में कितने प्लेयर रहते हैं?
ग्राउंड में इसमें 5 प्लेयर रहते हैं और एक गोलकीपर रहता है। Okay. टोटल 6 प्लेयर होते हैं। 6 6 प्लेयर्स और ग्राउंड 14 जो हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट रेस्ट पे हैं। होते हैं। टोटल टीम जो है 20 ओके, नंबर 20 की है। की टीम होती है, लेकिन जो मैदान में होते हैं वो 6 ही होते हैं जो खेल रहे होते हैं। गौरव जी, आपसे तो बातचीत हो गई, अब आपसे चलते चलते हम एक्सपर्ट कमेंट ज़रूर लेना चाहेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है गेम्स में और स्पोर्ट्स में किस तरीके से आगे बच्चे बढ़ें, उसके लिए एक मैसेज, एक एक्सपर्ट कमेंट। देखिए, अपॉर्चुनिटी जो है पिछले कुछ समय से बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे गेम पॉपुलर हो रहा है, अब जैसे गौरव है जी, ये स्केटर है और इन्होंने अपना जो करियर है वो स्केटिंग में ही चुना। ये मोहाली में मानव मंगल स्कूल में स्केटिंग कोच भी हैं, तो इनका रोजगार जो है वो स्केटिंग से एज अ कोच है। तो जब इस तरह की चीज़ें और लोगों में जाती हैं कि जब आप गेम को खेल रहे हैं, वो शौक नहीं, वो आपको प्रोफेशन भी दे रहा है, तो उससे आप स्ट्रेंथन होते हैं और गेम और पॉपुलर होती है। और एक मैं ये सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास जो भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन आप जो अपना एम है, अपना फोकस है, उसको देखते हुए आप अपनी मेहनत करें। और जिस तरह से चंडीगढ़ की आइस हॉकी टीम ने हर कदम पे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई, तो वैसे आप अपनी मेहनत से हर मकाम जो है हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपना मकाम हासिल कर सकते हैं, ये एक मैसेज। इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और स्पोर्ट्स पत्रकारिता में भीष्म पितामह हैं, बड़ा एमिनेंट नाम रहे हैं। हमारे साथ सौरभ दुग्गल जी और गौरव रहेजा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मुकाम को हासिल करने वाले चैंपियंस रहे हैं और इन्होंने बताया कि आप भी कैसे चैंपियन बन सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने, गौरव रहेजा ने चंडीगढ़ टीम को चैंपियन बनाया है, लगातार आगे बढ़ रही है टीम, और आइस हॉकी में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तमाम तरह की चर्चा और बातचीत आज हमने की है। एज अ करियर भी किस तरीके से आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं वो भी बताया गया है। इन सभी चीज़ों के साथ आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। गौरव रहेजा और सौरभ दुग्गल, आप दोनों ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत इंस्पिरेशनल बातचीत हमने की है जो कि हमारे दर्शकों को भी बेहद पसंद आने वाली है। और ये कार्यक्रम हमारे दर्शक डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़ और डीडी हरियाणा पर देख सकते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो HOP चंडीगढ़ पर आप हमें सीधे लिख सकते हैं ताकि हम आपके सुझावों को ऑप्ट करें और हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाएं। तो इसी के साथ स्पोर्ट्स टाइम कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए एक्सपर्ट्स के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।